शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड जो है वो डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बिग एम मेथड को डिस्कस किया था और बिग एम मेथड को यूज़ करते हुए एक एग्ज़ाम्पल जो है उसे सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हमने टू फेज़ मेथड जो है उसे डिस्कस करना है और टू फेज़ मेथड को यूज़ करते हुए एक एग्ज़ाम्पल को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टू फेज़ मेथड में क्या होता है, आपके पास जब भी कोई इनइक्वालिटी आएगी तो उससे आपने ग्रेटर दैन की फॉर्म में पहले तो लेके आना है, ग्रेटर दैन की फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद इस ग्रेटर दैन को आपने इक्वल में कन्वर्ट करना है। जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड की अगर बात करें तो उसमें क्या करते थे, अगर लेस और इक्वल का साइन आता था तो एक स्लैक वेरिएबल ऐड करके हम उसे इक्वल में कन्वर्ट कर लेते थे। इसी तरह टू फेज़ मेथड में क्या करना है, हमने इस ग्रेटर के साइन को इक्वल में बदलने के लिए एक स्लैक वेरिएबल जो है वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे डियर स्टूडेंट देखें, 3x1 + 5x2 बड़ा है 7 से। अब इसे अगर छोटा करना है, 7 के बराबर लेके आना, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक इसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं और उसे सरप्लस वेरिएबल का नाम दिया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें 3x1 + 5x2 - s1 = 7 हमने कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास r1 की वैल्यू b- में ही आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि फिर ये जमा हो जाएगा और ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक और वेरिएबल इसमें ऐड कर देते हैं जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर इसकी वैल्यू माइनस है तो इसकी वैल्यू जो है वो भी उससे बड़ी और माइनस होगी, जिससे इन दोनों का असर जो है वो पढ़ने से ग्रेटर का साइन ग्रेटर का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो ग्रेटर वाली साइड पे वैल्यू होगी वो ग्रेटर नहीं रहेगी बल्कि इक्वल हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि ये हम इक्वल के बाद अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी हमने ग्रेटर के साइन को इक्वल में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इक्वल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने के लिए हम एक नया वेरिएबल जो है वो यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब टू फेज़ मेथड हमने तभी अप्लाई करना होता है जब हमारे पास सरप्लस वेरिएबल भी हो और साथ साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हो। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है वो हम डिस्कशन करते हैं डिटेल से। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें मिनिमाइज z = x1 + x2 सच दैट इसके कॉन्स्टेंट्स हैं 2x1 + x2 > 4, x1 + 7x2 > 7 एंड x1 एंड x2 > 0। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, पहला टारगेट हमारा क्या है, इस ग्रेटर और इक्वल की जगह हमने इक्वल लेके आना है। इक्वल का साइन जो है वो हमें रिक्वायर होगा। तो इक्वल लाने के लिए इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास उसमें भी यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल है और इसे भी हमने कन्वर्ट करना है इक्वल में। तो स्टूडेंट सबसे पहला उसके बाद हम क्या सोल्यूशन में देखें, सबसे पहला काम मिनिमाइज़ हमारे पास गिवन है, उससे हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज़ निकाल लेंगे। अब मैक्सिमाइज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिन जी से हमने मैक्स जी निकाला और मैक्स जी मीन, इन सब की अलामतें, मिन की जगह मैक्स हो गया और बाकी जो दूसरी साइड है उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, -x1 - x2। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में बदला। तो उसके लिए सरप्लस वेरिएबल इक्वेशन 1 में से भी माइनस कर दिया और इक्वेशन 2 में से भी माइनस कर दिया, और s1 और s2 हमारे पास जो हैं वो सरप्लस वेरिएबल कहलाएंगे। इसी तरह अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, हम कंसिडर करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2 ऑफ कॉस्ट -1। a1 और a2 जो है वो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल कंसिडर करने हैं और कंसिडर कर लेना है कि इनकी जो वैल्यू है वो -1 है, इनकी कॉस्ट -1 है।
तो उससे हमें ये जो फाइनल इक्वेशंस मिल रही हैं 2x1 + x2 माइनस सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह सेकंड में x1 + 7x2 माइनस s2 और ये a1 था, यहाँ पे a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ इक्वल टू 7। ये इक्वेशंस बनाने के बाद हमने वही सारे का सारा प्रोसेस जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में डिस्कस किया था वही यहाँ पे रिवाइज़ करना है, लेकिन इसमें हम उसी मेथड को 2 फेजेस में डिवाइड करके फिर अप्लाई करेंगे, फ़ेज़ 1 और उसके बाद फ़ेज़ 2। तो डियर स्टूडेंट अभी देखते हैं, ये हमारे पास वही इक्वेशन जो लास्ट स्लाइड्स में हमने बनाई थी उनसे हमने टेबल बनाना है। तो ये हमारे पास फ़ेज़ 1 है टेबल का। फ़ेज़ 1 में हमने क्या करना है, x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये 6 के 6 जो वेरिएबल हैं इन्हें हम यूज़ करेंगे। तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास अब कौन से हैं, किन की बेस पे हमने चलना है, a1 और a2 की बेस पे। अब a1 और a2 के अगर हम कोफिशिएंट कंसीडर करें तो वो हमने कौन से यूज़ करने हैं, -1 एंड -1, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमाइज इक्वेशन है उसमें दोनों जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो -1 है। इसी तरह -1 आ गया। इसके बाद x ऑफ b में मीन राइट हैंड साइड पे देखें 4 है और 7 है, यहाँ पे 4 और 7 आ जाएगा। इसके बाद x1 के कोफिशिएंट हम देखेंगे, x1 के कोफिशिएंट क्या हैं, 2 एंड 1, ये 2 और 1 आ जाएगा। इसी तरह x2 के कोफिशिएंट हम देखेंगे, x2 के कोफिशिएंट हैं 1 एंड 7, तो यहाँ पे x1 के कोफिशिएंट हैं 1 एंड 7। इसी तरह नेक्स्ट में s1 के कोफिशिएंट -1 एंड -1 और इसमें s1 नहीं है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह s2 के कोफिशिएंट अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन 1 में s2 नहीं है तो 0 आएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 जो है उसमें s2 है तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, -1। इसी तरह a1 के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 1 और 0, क्योंकि यहाँ पे a1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a1 नहीं है, कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a2 नहीं है 0, यहाँ पे a2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट सिंप्लेक्स मेथड हमारा सारे का सारा रिवाइज होगा। हमने क्या करना है, ZJ इसके जो कोफिशिएंट हमारे पास मैक्स के थे उन्हें यूज़ करना है। उसमें क्या करना था हमने, ये मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन को एक बार हम देख लेते हैं। लास्ट जब हमने बिग ए मेथड डिस्कस किया था तो वहाँ पे ZJ और CJ का एक फार्मूला अप्लाई किया था प्रॉपर। वो फार्मूला अप्लाई करके हमने ये ZJ माइनस CJ जो है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये हमने एक रो बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, इस रो में जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, जैसा कि लास्ट बिग ए मेथड में भी हमने डिस्कस किया था और सिंप्लेक्स मेथड में भी डिस्कस किया था, जो सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसे हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पे गौर करें तो -8 है और इसकी बेस पे हमने इस कॉलम को की कॉलम कंसीडर करना है। उसके बाद इस कॉलम को की कॉलम कंसीडर करते हुए हमने इस कॉलम के साथ XP की जो है वो रेशो निकालनी है और वो यहाँ सामने लिखते जाना है, जैसे 4/1 और 7/7। तो 4/1 4 आ जाएगा, 7/7 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखना है मिनिमम नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में मिनिमम नंबर छोटा नंबर जो है वो 1 है, लिहाजा 1 वाली रो और -8 वाला कॉलम ये दोनों हमारे पास की रोज़ और की कॉलम हो गया और ये की एलिमेंट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, इन x2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था और साथ ही यहाँ पे 1 बनाया था और इसके ऊपर और नीचे अगर कोई भी रोज़ हैं तो उन सब में वैल्यूज़ को हमने 0 करना था। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ऑपरेशंस के बाद हमने यहाँ 1 बना दिया, ऊपर 0 आ गया और उसके बाद फिर दोबारा से ZJ और CJ का फार्मूला लगा के ये वाली रो बनाई। इसमें हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो -13/7 मिली। उसके बाद हमने क्या किया, इनकी जो की कॉलम है उसकी और ये XB वाले कॉलम की रेशो निकाली जो हमें ये मिली है और इसमें छोटी वैल्यू 21/13 है और ये हमारे पास की कॉलम है। इन दोनों को मिला के ये की एलिमेंट है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है और इसके नीचे हमने 0 लाना है। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे 1 और इसके नीचे 0 आ गया। अब इस पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन है ZJ का वो आपके पास यहाँ पे 0 0 आ चुका है। x1 a1 और a2 यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, x1 और x2 यहाँ पे आ चुके हैं। ये इसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो गया।
अब इसका फ़ेज़ 2 जब हमने स्टार्ट करना है तो उसमें A1 और A2 जो है वो नहीं होगा, A1 और A2 आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास x1 x2 है, इसके बाद 21/13 10/13 एज इट इज़, इसी तरह 1 और 0 एज इट इज़, 0 1 एज इट इज़, -7/13 -1/13 एज इट इज़, इसी तरह 1/13 और 2/13 जो है वो भी एज इट इज़ ही आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी। इसके साथ ही हमने फ़ेज़ 2 में आना है और ये कोफिशेंट जो हैं हमारे पास ओरिजिनल जो मैक्सिमाइज इक्वेशन थी ये वाली, तो इसमें कोफिशेंट देखें x1 का कोफिशेंट -1 है, x2 का कोफिशेंट भी -1 है। वो दोनों कोफिशेंट हमने यहाँ पे यूज़ कर देने हैं, -1 एंड -1। इसके बाद अगेन वही ZJ और CJ वाला फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाने के बाद आपको ये कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इन वैल्यूज़ में देखें आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव नज़र नहीं आ रही, सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो या तो ज़ीरो हैं या पॉजिटिव हैं। अगर इनमें कोई वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होती तो उसके कॉरस्पॉन्ड हमने कॉलम को की कॉलम कहना था, उसी तरह रेशो निकालनी थी और रेशो निकालने के बाद जो मिनिमम रेशो थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो हमें मिलती उसे हमने की रो कहना था और उन दोनों के कम्बिनेशन से हमें एक इस तरह से एलिमेंट मिलना था। उस एलिमेंट को 1 बना के बाकी सारे जो उसी के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट हैं उन्हें 0 बनाना था और तब तक ये प्रोसेस करते रहना जब तक ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो हैं पॉजिटिव ना आ जाएं। चलिए अब ये हमारा फ़ेज़ 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि यहाँ पे ZJ - CJ की वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना हो, सारी की सारी पॉजिटिव हों। अब जब कंडीशन पूरी हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखनी है। अब इसकी वैल्यूज़ डियर स्टूडेंट किस तरह से लिखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास ये है 21/13 जो सोल्यूशन है हमारे पास, x2 की वैल्यू 10/13 है। इसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई थी min z = x1 + x2, इसमें x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे और इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31/13। ये हमारे पास मिनिमाइज z की वैल्यू निकल आएगी और यही हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा इसका। अब ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमने सिंप्लेक्स मेथड की इटरेशंस को ख़त्म कर देना है जब आपके पास कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा 2 फेज़ मेथड है। अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड को अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है, उसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इसमें स्टार्ट में सिर्फ आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी होती हैं, उसके बाद बिल्कुल सेम 100% वही सिंप्लेक्स मेथड जो हम प्रीवियस डिस्कशंस में डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल सेम वही रहता है। तो इसके साथ ही आज का हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।